नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू सीरीज़ हमारे द्वारा चालू किया गया था, जिसमें हम छत्तीसगढ़ का इतिहास देख रहे थे। आज हम छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास मराठा काल से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसे देखेंगे दोस्तों। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर से दबाएँ क्योंकि डेली आपका वीडियो अपलोड हो रहा है दोस्तों। और बेल आइकन आपका एक्टिव रहेगा, ऑन रहेगा, तो आपको जब भी नया वीडियो डलेगा हमारे द्वारा उसका आपको सूचना मिल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और जिन लोगों को हमारा निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है हमारे द्वारा, उसको आप ज़रूर से शेयर करिए ताकि वो भी निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए। और एक और जानकारी देना था आप लोगों का, जो करंट अफेयर का सीरीज़ है दोस्तों। करंट अफेयर्स का सीरीज़ मैं इस बार डायरेक्ट महामैराथन लेके आ रहा हूँ ताकि आपका आबकारी आरक्षक और प्रयोगशाला परिचालक दोनों का जो एग्ज़ाम है, एक 1 वीक का ही ड्यूरेशन है। तो जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को 15 जुलाई तक का अपडेट दूंगा, जितना भी आपका करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ का है। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण का भी वीडियो डल चुका है दोस्तों, उसका भी आपका एग्ज़ाम के पहले सभी जो जितने भी चैप्टर्स हैं आर्थिक सर्वेक्षण के, वो भी पूरा मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करें दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1723, 1741, 1793 या 1801? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1741। 1741 में नागपुर के जो आपके भोंसले शासक थे, कौन? रघुजी प्रथम। ठीक है, रघुजी प्रथम, समझिएगा, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बट एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन। मराठों ने कब आक्रमण किया छत्तीसगढ़ पर? तो 1741 में। 1741 में आपका नागपुर के जो भोंसला वंश के शासक थे, कौन उस समय? रघुजी प्रथम। रघुजी प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में कौन? आपका भास्कर पंत। ठीक है, भास्कर पंत छत्तीसगढ़ पर कब का हमला करता है, आक्रमण करता है? कब करता है? 1741 में। देखिए, रघुजी प्रथम वहाँ के मेन शासक थे, कहाँ के? आपके नागपुर के भोंसले वंश के। इन्हीं के नेतृत्व में आपका भास्कर पंत जो था, प्रतिनिधि के रूप में छत्तीसगढ़ के रतनपुर पर आक्रमण करता है 1741 में। और इस समय वर्तमान में रतनपुर पर शासक थे आपके कलचुरी वंश के, कौन? रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह जो था वो अपने पुत्र के वियोग में डूबा हुआ था दोस्तों, जिसके वजह से उसने आत्मसमर्पण कर दिया। और इस प्रकार आपका कलचुरी वंश का यहाँ पर समापन हुआ छत्तीसगढ़ में। लगभग 8 से 9वीं शताब्दी तक, 8 से 9 शताब्दियों तक यहाँ पर सत्ता था कलचुरियों का। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कौन सा वंश थे? आपके कलचुरी वंश थे। ये सब चीज़ों को छोटा छोटा आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न के अनुसार 1741 में आक्रमण किया था किसने? आपका भास्कर पंत ने किया था। ठीक है, कौन करवाया? रघुजी प्रथम। रघुजी प्रथम कौन थे? आपके नागपुर के भोंसले वंश के आपके शासक थे उस समय। 1741 में आक्रमण किया भास्कर पंत ने। आक्रमण किस पे किया? रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह प्रेम से हार गया, समर्पण कर दिया। रतनपुर में कलचुरियों का यहाँ पर क्या खत्म हो गया? सत्ता खत्म हो गया, शासन खत्म हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद, 1758 में देखिए, मराठों के द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 1758 में 1758 में मराठा द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बालाजी, बाजीराव, बिंबाजी भोसले, बालाजी विश्वनाथ या पेशवा माधवराव? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बिंबाजी भोसले। देखिए, 1741 में मैं आपको भी बताया किसने हमला किया? भास्कर पंत ने। 1741 में भास्कर पंत ने आक्रमण किया और वह कलचुरियों को समाप्त करके वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। किसने? मराठों ने किया। लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष क्या किया? शासन नहीं किया। 1741 से 1745 तक का आपका रघुनाथ सिंह जो वहाँ के जो शासक थे उसको वहाँ पर शासन करने दिया, लेकिन अपने अधीन शासन करने दिया। 1745 में आपका रघुजी प्रथम ने मोहन सिंह, जो कि आपके कलचुरी वंश के शासक थे, उसको नियुक्त कर दिया शासन के लिए 1745 में। ठीक, और 1745 के बाद आपका 1745 से 1757 तक का मोहन सिंह के शासन हुआ। मोहन सिंह की मृत्यु कब हो गई? 1757 में इसकी मोहन सिंह की मृत्यु हुई। याद रखिएगा, देखिए समझिए चीज़ों को। 1741 में भास्कर पंत ने आक्रमण किया। किसने? भास्कर पंत ने।
ठीक है। 1741 में भास्कर ने आक्रमण करके कलचुरों को समाप्त किया और मराठों को वहाँ पर स्थापित किया। प्रत्यक्ष शासन न करके जो वहाँ पे कलचुरी वंश का शासक कौन था, रघुनाथ सिंह, उसी को शासन करने दिया। रघुनाथ सिंह यहाँ पर शासन किया कब तक, रघुनाथ सिंह 1745 तक, ठीक है। 1745 में आपका मराठा शासक रघुजी प्रथम ने रायपुर के कलचुरी वंश के शासक मोहन सिंह को, किसको, मोहन सिंह आपका कौन हो गया, रायपुर का जो कलचुरी वंश का शासक था, मोहन सिंह को रतनपुर का शासक बना दिया। मोहन सिंह देखिए ये रायपुर का था, लेकिन इसको कहाँ, रायपुर रतनपुर का क्या बना दिया गया, शासक बना दिया गया 1745 में, ताकि अपना शासन चला सके। 1745 से 1757 तक का कौन, आपका मोहन सिंह शासन किया वहाँ पर मराठों के अधीन, और 1757 में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद, मोहन सिंह की मृत्यु 1757 के बाद, मराठा शासक रघुजी प्रथम ने अपने पुत्र बिंबाजी भोसले, जो उनका कनिष्ठ पुत्र था सबसे, है ना, तो बिंबाजी भोसले को क्या किया उन्होंने, यहाँ पर शासन करने के लिए भेजा। कब भेजा, 1757 में, 1757 से 58 के बीच में। कहाँ भेजा, रतनपुर भेजा। क्यों भेजा, क्योंकि मोहन सिंह की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1758 से मराठों का प्रत्यक्ष नियंत्रण होने लगा, ठीक है, प्रत्यक्ष शासन होने लगा। चलिए समझ गए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था। देखिए प्रत्यक्ष और प्रथम मराठा शासक कौन था, तो बिंबाजी भोसले, याद रखेंगे। 1758 से लेकर के 1787 तक बिंबाजी भोसले ने क्या किया, यहाँ पर शासन किया, और इसके बाद 1787 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूरा डिटेलिंग से यदि आपको समझना है वीडियो और टॉपिक या इतिहास, तो आप हमारे संपूर्ण छत्तीसगढ़ वाले प्लेलिस्ट में जा करके पूरा छत्तीसगढ़ को डिटेलिंग के साथ, बारीकी के साथ समझ सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जितना भी बनाए हर सब्जेक्ट्स का, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो भूगोल का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का इतिहास हो, छत्तीसगढ़ का साहित्यकार हो, सभी चीज़ों को डिटेलिंग से वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी, किसे स्थापित की थी, तो रतनपुर को की थी, ठीक है। मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपना राजधानी किसे बसाया था, रतनपुर को किया था। रतनपुर को अंग्रेजों ने भी यहीं से शासन करना शुरू किया, ठीक है। एडमंड आया, फिर एगेन्यू जब आया तो उसने राजधानी पर परिवर्तन करके रतनपुर से रायपुर ले गया। सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम देखते चल रहे हैं, ठीक है। जितना छत्तीसगढ़ का MCQ बना है वो आपका क्रम अनुसार बना हुआ है, ठीक है। जैसे हम शुरुआत में क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास, तो उसका भी क्रम अनुसार एक एक बारी से बनाते गया मैं वीडियो आप लोगों को, ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना, है ना, संपूर्ण तैयारी एक ही जगह पर हो जाए। चलिए लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 से बना हुआ है दोस्तों, आप ज़रूर से देखिएगा वीडियो। नेक्स्ट है, रतनपुर के राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक कौन थे। देखिए रतनपुर का जो राम मंदिर है उसका बनाने वाले शासक कौन थे, मराठा कौन था, व्यंकजी भोसले, बिंबाजी भोसले, महिपत राव और केशव गोविंद। तो रतनपुर में जो राम मंदिर बनवाया गया था वो बिंबाजी भोसले के द्वारा बनाया गया था। इसी को ही क्या कहते हैं, राम टेकरी जो मंदिर है इसको बनाया गया था बिंबाजी भोसले के द्वारा, ठीक है। कहाँ पर है, रतनपुर जिले में है, रतनपुर स्थल पर स्थित है, और रतनपुर आपका बिलासपुर जिले में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, मराठों ने छत्तीसगढ़ का उपभवन कब किया। मराठों ने छत्तीसगढ़ का उपभवन कब किया दोस्तों। उपभवन कहने का मतलब है अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से मिलाना। तो 1758 में मराठों ने छत्तीसगढ़ का उपभवन किया। नेक्स्ट है, वर्ष 1758 में छत्तीसगढ़ को मराठों द्वारा जीत लिया गया, ठीक है। किस शासकों के रूप में नियुक्त किया गया, किसे शासक के रूप में नियुक्त किया गया था, तो बिंबाजी भोसले को किया गया था, ठीक है। 1758 में बिंबाजी को किया गया था। बिंबाजी कौन थे, रघुजी प्रथम के पुत्र थे, याद रखेंगे, ठीक है। रघुजी प्रथम के 4 पुत्र थे, आपका 4 पुत्रों के नाम थे जानोजी, मुधोजी, बिंबाजी और आपके साबाजी, ठीक है, साबाजी थे। चारों को अलग अलग क्षेत्र पे शासन करने के लिए दे दिया गया था रघुजी प्रथम की मृत्यु के बाद। रघुजी प्रथम की मृत्यु आपका 1755 में हुआ था, और मृत्यु के उपरांत उनके उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होने लगा। पेशवा के नेतृत्व में राज्य का विस्तार कर दिया गया, और किन्हें शासन बनाना था, उन्होंने 4 पुत्रों को शासन करने के लिए वो क्षेत्र दे दिया। सबसे बड़े पुत्र जो आपका जानो जी थे उसको नागपुर वाला क्षेत्र दिया गया था, साबो जी को आपको दिया गया था बरार वाला क्षेत्र, मोधो जी को दिया गया था चांदा वाला क्षेत्र, जबकि बिंबा जी को क्षेत्र दिया गया था छत्तीसगढ़ वाला रतनपुर का क्षेत्र, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कब मराठों ने आखिरकार छत्तीसगढ़ को अपनी साम्राज्य में मिलाया था। तो 1700
1758 में बिंबाजी भोसले यहाँ के शासक बने थे। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात माना जाता है? देखिए, सूबा शासन का प्रणाली जिसके अंतर्गत हमने देखा था सूबेदार की नियुक्ति की गई थी और प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सूत्रपात बोल रहा है, सूत्रपात कौन है बताइए? बिंबाजी भोसले, वेंकोजी भोसले, परसोजी भोसले या फिर आपका अप्पा साहेब? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वेंकोजी भोसले। वेंकोजी भोसले ने ही आपका सूबा जो आपका सरकार का जो शासन का प्रणाली थी या सूबा व्यवस्था था उसका सूत्रपात कहा जाता है इन्हें। और सबसे पहले 1788 में ही आपका प्रथम आपका सूबेदार की नियुक्ति की गई थी महिपत राव। महिपत राव के बाद विट्ठल राव के बाद भवानी कालू, केशव गोविंद, फिर आपका बीकाजी पिंडरी, बीकाजी गोपाल, फिर आपका हो गया सखाराम सीताराम और यादवराव दिवाकर। ठीक, तो ये जो है क्रम थे आपके किसके? छत्तीसगढ़ में सूबेदारों के सूत्रपात्र कौन थे आपका? वेंकोजी भोसले। 1788 में प्रथम सूबेदार की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई थी? तो सुबा प्रथा किसके समय? वेंकोजी भोसले के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी यूरोपीय यात्री ने मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था? इलियट, ओल्डब्रुक, सीडवेल या कोलब्रुक? देखिए, कोलब्रुक ने किया था। कोलब्रुक आपका केशव गोविंद के समय छत्तीसगढ़ का भ्रमण किया था। ठीक है, केशव गोविंद कौन है दोस्तों? याद रखेंगे, ये आपके सूबेदार थे छत्तीसगढ़ के। कब से कब तक थे? तो याद रखेंगे इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। यदि प्रश्न करता है कोई भी एग्जाम में, सीजीपीसी या सीजीओपी में ऐसा प्रश्न बनता है आजकल कि छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे अवधि तक रहने वाले आपके सूबेदार कौन थे? तो वो केशव गोविंद थे। ठीक है, 1700 आपका 97 से 97 से लेके 1808, ठीक है, 11 साल तक इन्होंने सूबेदारी की। और इन्हीं के समय ही आपका जो यूरोपीय यात्री कौन था? कोलब्रुक केशव गोविंद। याद रखना, के समझ लीजिए। ठीक है, कोलब्रुक और केशव गोविंद। चलिए नेक्स्ट है, बिंबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी दीवान था, कौन था? बिंबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी मेघू पंडित, भास्कर पंत, खांडोजी या घोड़ो महादेव? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों घोड़ो महादेव। ठीक है, इसका सही उत्तर है आपका घोड़ो महादेव। जो आपके घोड़ो महादेव थे वो आपका मराठा सरदार का छत्तीसगढ़ आए थे मराठा से आकर के, और इन्हें आपका बिंबाजी भोसले ने क्या बनाया था? प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी बनाया था। बिंबाजी भोसले इससे पहले नीलकंठ नाम के एक व्यक्ति को भी दीवान बनाए थे, जिन्हें आपका प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी बनाया था, परंतु कुछ कारणवश उनको पद से हटा करके घोड़ो महादेव को क्या बनाया? प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, घोड़ो महादेव कहाँ से आए थे? मराठा, मतलब आपका नागपुर से आए हुए थे। और इनके साथ अन्य जो आपके कुछ सरदार थे वो भी आए हुए थे, जैसे आपका कृष्ण भट्ट आए हुए थे, रामचंद्र आए हुए थे, माधव रामचंद्र और कृष्ण जी इत्यादि जो थे, महमूद खां करके नाम के भी व्यक्ति थे जो इनके साथ साथ आए थे प्रशासन के लिए। ठीक है, इनकी मदद के लिए। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के शासक बिंबाजी भोसले की मृत्यु मैं आपको अभी बताया हूँ 1997, 1987। देखिए ऑप्शन दो जगह दिख रहा है 87 का, पर इसका एग्जैक्ट डेट है दोस्तों 7 दिसंबर 1787। बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ शासन करने वाले पहले मराठा शासक थे जिन्होंने 1757 से लेकर के आपका 1787 तक का क्या किया? शासन किया। ठीक है, इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 1787 में हुई। ठीक, अब इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ अगले क्वेश्चन में देखते हैं। 1741 से 1845 तक छत्तीसगढ़ में किसका शासन था? अंग्रेजों का, चोलों का, राजपूतों का या मराठों का? सही उत्तर इसका मराठों का शासन था 1741 से लेकर के 1845 तक था। देखिए यहाँ पर कुछ प्रमुख बातें हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। पहला चीज़ तो अप्रत्यक्ष जो था मराठा शासन कब से कब तक था? अप्रत्यक्ष मराठा शासन 1741 भास्कर पंत ने आक्रमण किया, कब तक चला ये? 1757 तक चला। ठीक है, जब तक मोहन सिंह था। इसके बाद दूसरा आपका प्रत्यक्ष मराठा शासन बिंबाजी भोसले आए। प्रत्यक्ष मराठा जो आपका शासन है कब से कब तक चला? 1758 से लेकर के 1787 तक चला। इसके बाद आपके वेंकट जी आए। ठीक है, बिंबाजी के बाद चिमड़ा जी आए, चिमड़ा जी के बाद वेंकट जी आए। वेंकट जी ने क्या किया? सूबेदारी प्रथा शुरू किया। तो सूबेदारी के अंतर्गत आने वाले सूबेदारी प्रथा के अंतर्गत
मराठा शासन चला। कब से कब तक चला? तो 1788 से लेकर के 1818 तक चला ये। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश के अधीन मराठा का शासन हुआ। ब्रिटिश अधीन मराठा शासन, मराठों का ही शासन है लेकिन ब्रिटिशों के अधीन मराठा शासन। ठीक है, कब से कब तक चला? तो 1818 से लेकर के 1830 तक चला। ठीक है, इसी समय आपके कैप्टन एडमंड आए, कैप्टन एग्नेऊ आए, हंटर आया, सैंडिस आया, विलिकन्स आया, काफड़ आया, ये सभी चीज़ें। इसके बाद फिर आपका प्रत्यक्ष मराठा शासन चला। पुनः मराठा शासन कह सकते हैं आप इसके, पुनः मराठा शासन 1830 से लेकर के कब तक चला? 1854 तक चला। ठीक है, इस समय छत्तीसगढ़ में आपका जिलेदारों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें कृष्ण राव अप्पा, अमृत राव आए, सरुद्दीन आए। ठीक है, दुर्गा प्रसाद, इंदू हो गया आपका, सखाराम, गोविंद राम, गोपाल राव इत्यादि जो आपके यहाँ पर जिलेदार नियुक्त करके मराठों का शासन हुआ। इसके बाद जो अंतिम में क्या हुआ आपका? प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन आया 1854 के बाद। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब से कब तक? 1854 के बाद चला ये 1947 तक पूरा चला। यहीं पर ही आपका 1854 में क्या हुआ था? डलहौजी का हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार छत्तीसगढ़ क्षेत्र को भी हड़प लिया गया नागपुर के अधीन। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं, तो याद रखेंगे 1741 से 1845, या इसे हम प्रश्न करता है 1854 तक, तो कौन सा होता क्षेत्र? किसने आपका शासन किया? तो मराठों ने किया था छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे दोस्तों। और मराठों के पहले किसने किया? कलचुरियों ने किया, विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा काल में एकमात्र जगह जहाँ की जमींदारी जब्त की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है दोस्तों, आया हुआ है CG व्यापम MFA में आया हुआ है ये प्रश्न। तो मराठा काल में एकमात्र जगह जहाँ की जमींदारी जब्त की गई थी, तो इसका सही उत्तर है कोरबा। ठीक है, बिम्बाजी भोसले द्वारा कोरबा के जो जमींदार थे उनसे विवाद हो गया था उनका, इसलिए कोरबा की जमींदार की वहाँ की जब्त कर ली गई थी जमींदारी। ठीक है, तो कोरबा के जमींदार की जमींदारी। ठीक है, इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है ना। मराठा काल में एकमात्र जगह था जहाँ की जमींदारी जब्त कर ली गई थी मराठों के द्वारा, और वह है कोरबा। वहाँ के जमींदार से विवाद हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, बिम्बाजी की पत्नी आनंदीबाई ने रतनपुर का सेना धुरंधर किसे बनाया था? सेना का धुरंधर किसे बनाया था? ऑप्शन है चिमना बापू, व्यंकोजी, रघुजी द्वितीय या मुधोजी। ठीक है, तो बिम्बाजी की मृत्यु के उपरांत आनंदीबाई ने आपका सत्ता संभाला था दोस्तों। पहला चीज़ तो बिम्बाजी के कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, उस समय कोई संतान नहीं था, तो बिम्बाजी की पत्नी ने क्या किया था? उनकी मृत्यु के बाद वहाँ की सत्ता की प्रशासनिक व्यवस्था दिखी, और इन्होंने ही रतनपुर का सेना का धुरंधर किसे बना दिया? उस समय चिमना बापू को बनाया था। ठीक है, बिम्बाजी भोसले की 3 पत्नियां थी, एक आनंदीबाई, एक उमाबाई, रमाबाई। उमाबाई उनके साथ सती हो गई, रमाबाई जंगल चले गई, और आनंदीबाई ने क्या किया? उनका पद लेकर के प्रशासन शुरू किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस भोसला शासक के शासन काल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई थी? मैं भी आपको बताया व्यंको जी के समय किया गया था 1888 में, 1788 में किया गया था। ठीक है, महिपात राव दिनकर प्रथम सूबेदार नियुक्त किए गए थे। व्यंको जी का आपका शासन कब से कब तक था दोस्तों? तो याद रखेंगे 1788 से लेकर के 1788 से 1811 तक व्यंको जी क्या थे? यहाँ पे शासन करता थे। ठीक, ध्यान रखेंगे, बिम्बा जी आए, फिर चिमड़ा जी आए, फिर व्यंको जी आए, फिर पुरसो जी आए, फिर अप्पा साहब आए। ठीक है, ये इनका क्रम था शासकों का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार के समय में यूरोपीय यात्री मिस्टर ब्लंट आया था? ब्लंट इस राज्य में आया था। महिपत राव के समय, विट्ठल राव के समय, केशव गोविंद या बीकाजी गोपाल? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विट्ठल राव। विट्ठल राव के समय कौन आया था? आपका मिस्टर ब्लंट आए थे। कब आए थे? तो याद रखेंगे 1795 में, 1795 में आए थे। देखिए महिपत राव के समय, यहाँ पर एक मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। महिपत राव के समय आया था सबसे पहले आपका हो गया मिस्टर लैंकी। कौन आया था? मिस्टर लैंकी आया हुआ था। कब? 1790 में। और महिपत राव के समय दूसरा एक और आया था, ठीक है, यूरोपीय यात्री। कौन था वो? फॉरेस्टर। कौन आया था? फॉरेस्टर। 1790 में ये भी आया हुआ था। विट्ठल राव के समय मैं आपको बता दिया हूँ, मिस्टर ब्लंट आए हुए थे। विट्ठल राव के समय ब्लंट आए हुए थे। जबकि केशव गोविंद के समय में आपको बता दिया अभी कोलब्रुक आया हुआ था।
कोलब्रुक, और केशव गोविंद सबसे लंबे समय तक आपके कौन थे, सूबेदार थे छत्तीसगढ़ में। और आपको याद रखना है महिपत राव, महिपत राव के समय यहाँ पे शासक कौन था, तो महिपत राव के समय शासक था आपका आनंदीबाई, ठीक है। इसीलिए इनके बीच में क्या हुआ था, सत्ता को लेकर के विवाद हुआ था। तो इस समय शासन कौन थे, आनंदीबाई, ठीक है, आनंदीबाई याद रखेंगे, ठीक। जबकि आपका विट्ठल राव के समय कौन था, तो याद रखेंगे व्यंकोजी भोसले, व्यंकोजी भोसले। प्रश्न कर सकता है कि आपका फॉरेस्टर के समय, यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर के समय शासक कौन था, सूबेदार नहीं, शासक कौन था, तो उस समय आनंदीबाई थी। अगर प्रश्न करता है कि मिस्टर ब्लंट के समय, उस समय मराठा शासक कौन था, तो व्यंकोजी भोसले, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, पिंडारियों की शक्ति किस वर्ष में पूर्णतः नष्ट हो गई। ऑप्शन है 1825, 1830, 1817 या 1818। पिंडारियों की शक्ति किस वर्ष पूर्णतः नष्ट हो गई एक प्रकार से, ठीक है। तो याद पहले तो देखिए पिंडारियों से समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र हो गया, आपका पेंड्रा क्षेत्र। जो पेंड्रा क्षेत्र था वो आपका पिंडारियों का क्षेत्र हुआ करता था। और पिंडारियों मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका काफ़ी बहुत अधिक, मतलब मान के चलिए 25 से 30 हज़ार लुटेरे होते थे, उनका समूह होता था, लुटेरों का समूह, ठीक है। 25 से 30 हज़ार लुटेरों का समूह हुआ करता था इनका, यही पिंडारी होते थे। पिंडारियों की झुंड का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे, प्रमुख व्यक्ति को लहवरिया, क्या कहा जाता था, लहवरिया कहा जाता था। किसको, पिंडारियों के प्रमुख को लहवरिया कहा जाता था। इनका मुख्य केंद्र क्या होता था, पेंड्रा जिला, जो अभी वर्तमान में गोरला पेंड्रा मरवाई है, ठीक है। इसका पिंडारियों का प्रथम आक्रमण कब हुआ था, प्रश्न करता है यदि, तो इसको याद रखेंगे केशव गोविंद के समय, मतलब जब कोलब्रुक आया था, केशव गोविंद के समय, जो केशव गोविंद आपका जो सूबेदार था उसके समय पिंडारियों ने प्रथम आक्रमण किया, ठीक है। किसके समय, केशव गोविंद के समय पिंडारियों ने प्रथम आक्रमण किया, ठीक है। जबकि इसका अंत जो आपका अंतिम सूबेदार यादवराव दिवाकर के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। अंतिम जो सूबेदार आपका यादवराव जो थे, अंतिम सूबेदार कौन था आपका, यादवराव दिवाकर। यादवराव दिवाकर का कार्यकाल मतलब 1818, ठीक है। सूबेदारी शुरू हुई थी आपका 1788 में, ठीक है। व्यंकोजी भोसले इसके जन्मदाता थे, सूत्रपात थे, और ये कब तक चला था, 1818 तक चला, ठीक है। 1788 में महिपत राव पहला था। केशव गोविंद कब आया था, मैं आपको अभी बताया, केशव गोविंद आया था आपका 1797 से लेकर के 1808 के बीच में पहली बार शुरुआत हुई, और 10 साल के भीतर मतलब 1818 में क्या हुआ, इनका पूर्णतः नष्ट हो गया पिंडारियों का, शक्तियों का, ठीक है। किसके समय, यादवराव दिवाकर के समय, अंतिम जी आपका सूबेदार के समय, ठीक है। छोटी छोटी बात है, बार बार रिकॉल करना है, पढ़ना है, वीडियो को बार बार आप देखिए, रिवीजन होगा आपका, ठीक है। ये वे जितने भी वीडियो बने हैं प्लेलिस्ट में हमेशा रिटेन रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे, आप कहीं भी बैठ करके इसको एक्सेस कर सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, रिवीजन होगा आपका दोस्तों, ठीक। ना ही आपको किसी प्रकार का नोट्स बनाने की ज़रूरत है, और ना ही आपको कहीं इसको सेव करने की ज़रूरत है। ये वीडियो हमेशा यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप इसको अनगिनत समय देख सकते हैं, जब भी आप खाली बैठे हैं, जैसे आप कार्य कर रहे हैं या आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या ऑफिस में हैं, कहीं पर भी हैं, इसको ऑन करके आप देख सकते हैं। आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका तैयारी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी, थ्योरी के माध्यम से भी पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स को बेसिक के साथ भी पढ़ा रहा हूँ, और अभी कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी चालू कर दिया हूँ। तो सब चीज़ें आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए आप चैनल पर हमेशा बने रहें दोस्तों, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किसे सूबेदार के समय पिंडारियों उपद्रव प्रारंभ हुई। मैं भी आपको बताया केशव गोविंद, अब यहाँ पर केशव गोविंद नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो किसके समय होगा दोस्तों, केशव गोविंद के बाद बीकाजी गोपाल, तो इसका सही उत्तर होगा बीकाजी गोपाल। बीकाजी गोपाल के समय याद रखेंगे कि आपका जो पिंडारियों का उपद्रव है वो अपने चरम पर था, ठीक है। इसको याद रखना, ये इनका उपद्रव जो था चरम पर था, बहुत अधिक इन लोग परेशान कर रहे थे। केशव गोविंद के बाद आपके बीकाजी के समय, ऑप्शन में केशव गोविंद नहीं है, इसलिए हमको क्या आंसर लेना पड़ा, इसमें CGPSC का प्रश्न आया हुआ था, ADJ का एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो याद रखेंगे बीकाजी गोपाल के समय पिंडारियों का उपद्रव चरम पर था, शुरुआत केशव गोविंद के समय हुआ और अंतिम हुआ यादवराव दिवाकर 1818 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूबेदार श्री विट्ठल दिनकर का कार्यकाल क्या था। देखिए सूबेदारों का क्रम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका था महिपत राव। देखिए
प्रश्न करता है CGPSC ए असिस्टेंट HYD 2020 का ये प्रश्न हुआ था। इसमें इसका क्या बोल रहा है कि कार्यकाल कब तक था, तो हमको सबको याद रखना पड़ेगा, कभी भी किसी का भी पूछ सकता है। महिपत राव दिनकर, ठीक है, सबसे पहले थे महिपत राव दिनकर आपके, कब से कब तक, तो याद रखेंगे पहले 1788 से लेकर के 1790 तक का, ठीक है। महिपत राव के बाद आए आपके विट्ठल राव, ठीक है, महिपत राव के बाद आया आपका विट्ठल राव दिनकर। ये कब से कब तक थे, तो 1790 से लेकर के 1796 तक के थे। मतलब ये 2 साल रहे पहले महिपत राव जो आए, इसके बाद विट्ठल राव आए, वो आपका 6 साल रहे। विट्ठल राव के बाद आपके आए भवानी कालू। भवानी कालू कब से कब तक थे, तो 1796 से लेकर के 1797 तक का थे। 1797, ये भी 1 साल के लिए थे। महिपत राव कितने, 2 साल के लिए, फिर विट्ठल राव आए 6 साल के लिए, फिर भवानी कालू आए सिर्फ आपका 2 साल के लिए या 1 साल के लिए। इसके बाद कौन आया, केशव गोविंद, सबसे लंबे समय के लिए आया केशव गोविंद, मैं आपको बताया था अभी, ठीक है। कब से कब तक, 1797 से लेकर के 1808 तक के थे, जिनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा था। केशव गोविंद के बाद कौन आया आपका, बीकाजी के समय सर्वाधिक पिंडारियों को उपद्रव हुआ, चरम पर थे बीकाजी गोपाल, ठीक है। इन 1808 से लेकर के 1809 तक मात्र ये भी 1 साल ही टिक पाए, ठीक है। इनके समय चरम पर था पिंडारियों का उपद्रव, या फिर जो हमला कर रहे थे पिंडारियों लोग, ठीक। पिंडारियों के प्रमुख को क्या बोलते हैं दोस्तों, लहवरिया, याद रखेंगे, प्रश्न कर सकता है। तो बीकाजी गोपाल के बाद यहाँ पर देखिए कौन है आपका, बीकाजी गोपाल के बाद सखाराम, बीकाजी गोपाल के बाद बीकाजी पिंडरी भी आएंगे, ठीक है। बीकाजी के बाद बीकोजी, ये आपके पहले बीकोजी गोपाल है और ये हो गया बीकाजी पिंडरी, ठीक है, याद रखेंगे। बीकाजी पिंडरी जो है आपका 1809 से लेकर के 1817 तक, मतलब इनका कार्य भी काफ़ी बड़ा था। तकरीबन ये 8 साल तक रहे बीकाजी पिंडरी मतलब समझ लीजिए, ऐसे याद करना है। बीकाजी गोपाल आए तो चरम पर था उस समय, फिर पिंडरी आ गए, पिंडारी हमारा सिस्टम है ना। बीकाजी पिंडरी के बाद 1817 से लेकर के सखाराम आया। पहले तो सखाराम आपका जो थे वो उनका पूरा नाम था सखाराम हरि, एवं कौन था आपका साथ में, सीताराम टांटिया, ठीक। इनका कार्यकाल था 1817 से लेकर के आपका 1817 तक ही, उसी साल ही चले गए समझ लीजिए। इसके बाद आपका लास्ट आया यादव राव दिवाकर, ठीक है, यादव राव दिवाकर 1817 से 1818 तक इनका था। और इस प्रकार यहाँ पर क्या खत्म हो गया, सूबेदारी प्रथा खत्म हो गया। प्रश्न किया था कि विट्ठल राव दिनकर का कार्यकाल कब तक था, तो ये दिख रहा है दोस्तों 1790 से लेकर के 1796 तक का था उनका कार्यकाल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रखिएगा, बेसिक डेटा है ये, ठीक है। बार बार इसको सुनिएगा, देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। महिपत राव, विट्ठल राव, भवानी कालू, केशव गोविंद, बीकोजी गोपाल, बीकाजी पिंडरी, सखाराम, सीताराम और यादव राव दिवाकर, 1788 से 1818 तक का। 1-2 साल के लिए महिपत राव, ठीक है। विट्ठल राव कितने साल के लिए, 6। भवानी कालू आपका 1 साल के लिए। केशव गोविंद आपका सर्वाधिक समय 11 साल के लिए। बीकाजी गोपाल आए, वो भी आपका 1 साल के लिए। फिर पिंडरी जो आए, बीकाजी गोपाल के समय सर्वाधिक पिंडरियों का हमला हुआ, तो इसलिए पिंडरी को भेज दिए। कौन से पिंडरी को, तो बीकाजी पिंडरी को भेज दिए। ये करीब 8 साल तक यहाँ पर थे, 8 साल तक। उसके बाद किसको भेजे, सखाराम सीताराम को भेजे 1817 में, पर सखाराम सीताराम को यहाँ पर क्या मदद नहीं कर पाए, तो यादवराव दिवाकर को भेजा गया पिंडारियों का। फिर यहाँ पर क्या हो गया, उपद्रव समाप्त हो गया पूर्ण रूप से, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार यादवराव दिवाकर 1817 से 1818, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भय कब से कब तक कायम रहा। मैं आपको अभी बताया, पिंडारियों का आक्रमण शुरू हुआ था केशव गोविंद के समय हुआ था। केशव गोविंद का कार्यकाल था 1797 से लेकर के आपका 1808 तक, ठीक है, 1797 से 1808 तक, मतलब ये 11 साल तक थे, 11 साल। इसलिए प्रश्न आया है, इन्हीं के समय आपका कोलब्रुक आया, कोलब्रुक। अब केशव गोविंद के समय शासक कौन थे, तो याद रखेंगे आपका विट्ठल राव दिनकर। कौन था आपका, विट्ठल राव दिनकर, ठीक है। विट्ठल राव के बाद आपके पुरसो जी आए 1811 से 1800 आपका 16 तक, और अप्पा साहब 1816 1818, मतलब यादव राव के समय याद रखेंगे कौन था आपका, अप्पा साहब थे,
अंतिम। ठीक, तो 1797 से लेकर के 1808 तक का था। तो इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1806 से लेकर के 1810 के बीच में आपका पिंडारियों का भय बना हुआ था। कहाँ तक चला, लेकिन 1818 तक चला, यादवराव के समय तक। सबसे ज़्यादा कब हुआ, बीकाजी गोपाल। ठीक है, 1808 से लेकर के 1809 तक सर्वाधिक इनका उपद्रव रहा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगेनियो द्वारा छत्तीसगढ़ के परगनों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, इस नई व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर परगने में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं था। रायपुर के परगने में कौन सा क्षेत्र नहीं था, ये प्रश्न है दोस्तों। कोटा, तरेंगा, लोरमी या सिमगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका लोरमी। जो लोरमी है वह आपका रायपुर परगने के अंतर्गत नहीं आता था, जबकि कोटा, तरेंगा और सिमगा आता था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्टर किसके समय आया था। मैं आपको बताया फॉरेस्टर हो गया और लंकी हो गया, महिपत राव के समय आया था। फॉरेस्टर किसके समय आया था, महिपत राव दिनकर के समय। और फॉरेस्टर के साथ याद रखेंगे एक और मिस्टर लंकी भी आए हुए थे, मतलब साथ में नहीं आए थे, पर ये भी यूरोपीय यात्री 1790 में आए हुए थे महिपत राव के समय। महिपत राव जब आपके सूबेदार थे तो उस समय आपके शासक कौन थे, आपके आनंदीबाई थी। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय यात्री मिस्टर ब्लंट 1795 में आया था दोस्तों। ब्लंट आए थे 1795 में। ठीक है, किसके समय आए थे, विट्ठल राव। विट्ठल राव उस समय सूबेदार थे, विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, एक कौन था उस समय, सूबेदार थे। जबकि आपको प्रश्न करता है कि शासक कौन थे, अगर तो शासक याद रखना है व्यंको जी। व्यंको जी, व्यंको जी ही आपके सूबेदारी प्रथा के सूत्रपात्र थे। तो व्यंको जी के समय शासक व्यंको जी थे, जबकि सूबेदार कौन था आपका, विट्ठल राव। और विट्ठल राव के समय ही आपका यूरोपीय यात्री ब्लंट आया था 1795 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रथम है, सूबेदार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र मराठा शासक थे। ऑप्शन बी, सूबेदार नागपुर के भोसले शासक के प्रतिनिधि होते थे। ऑप्शन सी, सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसले शासक का अधिकारी होता था। या ऑप्शन डी, सूबेदार का पद वंश परंपरागत होता था। तो इसमें पूछा है कि सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, सूबेदार जो होते थे वो छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक का अधिकारी होता था। देखिए भोसला शासक में आपको बताया कौन था, आपका आनंदी भाई। आनंदी भाई के समय कौन था, आपका महिपत राव। तो शासक के अधीन कौन हुआ, सूबेदार हुआ। इसलिए ये कथन पूर्ण रूप से सत्य है। जैसे आपका विट्ठल राव जो था व्यंको जी के समय था, विट्ठल राव जो आपका सूबेदार था वो व्यंको जी के समय था। ठीक है, जबकि यादव राव किसके समय था, आपका अप्पा साहब के समय था। इस सभी चीज़ों को आपको रिलेट करके थोड़ा सा पढ़ना है, समझ करके। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ दोस्तों कि कौन सा व्यक्ति कब कहाँ किसके शासन के अंतर्गत कार्य किए। पहला चीज़ तो आपको याद रखना है महिपत राव। महिपत जो आपके राव थे, जो सूबेदार थे, महिपत राव दिनकर, ये आपका आनंदी बाई के समय थे। ठीक है, आनंदी बाई के समय। महिपत राव कब से कब तक था, तो आपका 1788 से लेकर के 1790 2 वर्ष के लिए था। याद रखेंगे इसे पहला। दूसरा जो आपका है कौन, विट्ठल राव। ठीक है, विट्ठल राव दिनकर। अब ये जो विट्ठल राव दिनकर हैं ये किनके समय से, तो 1788 से 1790। आपको याद होगा दोस्तों कि बिम्बाजी भोसले 1758 से 1787 थे। तो 1788 से आपका कौन बने, तो 1788 में आपका चिमड़ा जी बने थे। और उसी समय आपका आनंदीबाई भी आ गई थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिया, आपका आनंदीबाई लिया। 1787 से 1788 आपका चिमड़ा जी थे। चिमड़ा जी के हटाने के बाद आपका आनंदीबाई बनी। अब आनंदी के भाई के बाद कौन बना, आपका व्यंको जी भोसले। कब हुए, तो याद रखेंगे पहला चीज़ तो कि विट्ठल राव के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो विट्ठल राव जो हैं 1790 से लेकर के 1796 तक के थे, मतलब थोड़े लंबे समय तक थे। और ये जो थे आपके व्यंको जी भोसले के शासन के अंतर्गत थे। ठीक है, तीसरा जो था महिपत राव, विट्ठल राव, भवानी कालू। भवानी कालू, भवानी कालू जो आया 1796 से लेकर के 1797 तक का, सिर्फ 1 साल के लिए आया। किसके कार्यकाल के अंतर्गत रहा होगा, देखिए व्यंको जी भोसले का स्वयं का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1788 से लेकर के 1811 तक का। ठीक है, तो ये भी इन्हीं के कार्यकाल के अंतर्गत आए रहेंगे जो सूबेदार हैं भवानी कालू। भवानी कालू के बाद केशव गोविंद में बताया जो सबसे लंबे समय तक थे, केशव गोविंद। याद रखना है केशव गोविंद।
कब से कब तक थे? 1797 से लेकर के 1808 तक। मतलब ये भी किसके अंतर्गत आए होंगे? वेंकोजी भोसले के अंतर्गत ही आए होंगे। क्लियर है? केशव गोविंद के बाद आपका बीकाजी बीकोजी बीकोजी गोपाल, इनके समय सर्वाधिक आपका क्या हुआ था? पिंडारियों का उपद्रव हुआ था। कब से कब तक? तो 1808 से लेकर के 1809 तक का। ठीक है, 1808 से 1809 तक, मतलब ये भी वेंकोजी के अंतर्गत ही रहेंगे। बीकोजी के बाद बीकाजी पिंडरी आ गए। बीकाजी पिंडरी ये जब तक आपका 1809 से लेकर के आपका 1817, तो ये आपका वेंकोजी के अंतर्गत भी काम किए। वेंकोजी के साथ साथ वेंकोजी के बाद जो बने थे कौन? पुरसोजी प्लस पुरसोजी, ये इनके अधीनकारी किए। कौन? बीकाजी पिंडरी। बीकाजी पिंडरी के बाद हमने देखे सखाराम और सीकाराम। देखिए पिंडरी जो है आपका पहले थे, गोपाल जो है आपका बाद में। याद थोड़ा सा यहाँ पे, पिंडरी जो है आपका पहले याद रखेंगे, फिर आपका गोपाल। पिंडरी ही नाम इसीलिए था कि इस समय सर्वाधिक क्या हुआ था? आपका पिंडारियों का आक्रमण हुआ था। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं दोस्तों। तो बीकोजी पिंडरी आएगा पहले, फिर बीकाजी गोपाल आएगा 1809 से लेकर के 1817 तक। इस समय आपके शासक थे वेंकोजी भी और पुरसोजी भी। ठीक है, बीकाजी गोपाल के बाद सखाराम सीताराम 1817। सखाराम हो गया आपका, सखाराम प्लस सीताराम टांटिया, ऐसा याद करके रखिएगा। 1817 में आए और 1817 तक ही थे ये। और जबकि 1816 से लेकर के आपका 1816 से लेकर के 1818 तक का आपके कौन थे शासनकर उस समय? 1816 से लेकर 1818 तक का यादव अप्पा साहब। ठीक है, अप्पा साहब थे, इसे याद रखिएगा। और लास्ट जो आपके बच गए कौन? आपके लास्ट जो थे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वो थे आपका यादव राव दिवाकर। इस समय जो आपके थे ये कौन था? आपका अप्पा साहब ही शासन में थे। कब से कब तक थे अप्पा साहब? 1816 से 1818। और यादव राव कब से कब तक था? 1817 से 1818। प्रश्न करता है कि यादव राव दिवाकर के समय मराठा शासक कौन था? तो अप्पा साहब याद रखेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बने रहिए पढ़ छत्तीसगढ़ चैनल के साथ।